जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने द स्मिथ पी शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करेंगे। मित्रों, जो विषय हमारे पास वो है कि सिंध में हो रहा है बवाल, सिंध रप्स। इमरान खान का एंड गेम मान लीजिए हो गया। ट्रंप भड़क गया ज़ेलेंस्की पे क्योंकि बहुत बड़ा लफड़ा। हमास ने टांग उठा दी, मतलब फिर गच्चा दे दिया। यूएस का मुस्लिम ब्रदरहुड का बैन। ये सारे विषय जिन पर हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको कहता हूं, दिस इज द कंप्लीट जियोपॉलिटिकल कैप्सूल, व्हाट यू कुड गेट एंड व्हाट यू कुड नो, व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहले मेरा निवेदन ये होगा, हमेशा की तरह, आप अभी आइए तो लाइक का बटन अभी दबाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमारे चैनल को बनने में मदद करेगा। और आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी देखिए, भारत विचार प्लस और सुमित पीर अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके रखिए। चाहे जिस मर्जी एक चैनल से आप देखिए, वो आपकी इच्छा, पर सब्सक्राइब करके रखना तीनों चैनल्स को जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इसे मजबूत कर सकते हैं कि हर घर, हर दिल, हर सनातनी तक पहुंचे। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपको मिलेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। पाकिस्तान में हो रहा है बवाल क्योंकि सिंध को लेके जो पहले टिप्पणी राजनाथ सिंह जी ने की थी, फिर त्रिपाठी साहब ने की थी, एडमिरल त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर हमने उसका विश्लेषण किया था, फिर मुल्ला मुनीर कल भौंका था। उसके बाद जो चीजें हुई वो आज मुल्ला मुनीर को, वैसे कल दिल का दौरा भी सुनने में कागजों पे पड़ा है, पर वो बात अलग है। जो कल बातें ग्राउंड पे हुई, जो कल हमने बातें की, जो मुल्ला मुनीर हमें धमकी दे रहा था, रात को उसका दिल बैठ गया, हाय अल्लाह, अल्लाह जाएगा ऊपर। चलिए, तो हुआ क्या कि आज सिंध में ये देखा गया कि सिंध में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। पूरे सिंध में आगजनी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही है, कंफर्म नहीं कर सकते, कुछ लोग जख्मी हुए। बड़ा ये लफड़ा झगड़ा जो सिंध में हुआ, वो इसलिए हुआ कि सिंध कह रहा भाई हमें सिंधु देश अलग चाहिए। अब पाकिस्तान की यहाँ हवा टाइट है कि यार राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं हम सिंध लेके रहेंगे, सिंध हमारा है। आज वॉन्ड्रिया कुछ और कहती, कल को और कह सकती है। तो सिंध देश में, इनकी सिंध में जगह जगह जो प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, इसको लेके पाकिस्तान परेशान। और मैंने आपको कहा था, याद कीजिए, मैंने कहा था जस्ट गिव इट 15-20 डेज, सिंधु देश में आपको मूवमेंट दिखेगा। मैंने आपको ये कैटेगोरिकली कहा था भारत विचार पे, अगर आपको याद हो। मैंने कहा आपको सिंधु देश में मूवमेंट दिखेगा। सिंधु देश की मूवमेंट वैसे बहुत पुरानी है, ये लगभग जब से बांग्लादेश टूटा पाकिस्तान से तब की मूवमेंट है। और सिंधु देश के लोग कह रहे हैं भैया हमें हमारा सिंध अलग कर दो। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो भारत से मिलना चाहते, बस एक अलग राष्ट्र जरूर चाहते, एक अलग ऑटोनॉमी जरूर चाहते। इसको लेके पाकिस्तान परेशान में। और ये टैंडम बिठा रहे कि त्रिपाठी सर का स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, और जो भारतीय नेवी वेस्टर्न अरेबियन ओशन में या वेस्टर्न अरेबियन सी में कर रही है, तो उसका मतलब सिंधु देश में क्यों दिख रहा। पहली बार आईएसआई और पाकिस्तान हैरान है कि ग्राउंड पे इतना स्मेल, लाठीचार्ज, फायरिंग, मारपीट, उठा सब करो। और देखिए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है कि हम 3 पोर्ट है वहां पे, 3 पोर्ट हम ले लें, और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है वो हमारा पार्ट बने, बाकी हमारा किसी में इंटरेस्ट है। और ये पाकिस्तान को पहली बार देख रहा कि हमारी जमीन पे ये उतरा है। बांग्लादेश भी तो ऐसे शुरू हुआ था ना। बांग्लादेश में ऐसा तो है नहीं कि सुखोई उड़ने लगे थे पहले दिन, भाई बांग्लादेश भी तो ऐसे हुआ था। धीरे धीरे बांग्लादेश में वो हुआ जो आप जानते हैं। वैसे बांग्लादेश का हमने नाम अभी ईस्ट पाकिस्तान रखा। ईस्ट पाकिस्तान का नाम ही उपयुक्त रहेगा, उसे बांग्लादेश का नाम नहीं देना चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान ही उपयुक्त रहेगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये एक नई चीज को दर्शाती है और ये बताती कि भाई मामला जो है ये बहुत खराब है, मामला जो है बहुत खतरनाक मोड़ रहना है सिंधु देश में। अब पाकिस्तान परेशान तो है कि भाई हो क्या रहा, कि इसमें भारत की साजिश तो नहीं, कि इराक की साजिश तो नहीं। अब जो भी है कुछ दिन पता लगेगा। और भाई 15-20 दिन पहले मैंने तो कहा था सिंधु देश में आपको एक्शन मिलेगा, और मैंने जयपुर डायलॉग में भी संजय जी के साथ ये जरूर कहा था कि आपको सिंधु देश में एक्शन मिलेगा। और इतना जबरदस्त एक्शन होगा तो हमें भी उम्मीद नहीं। और याद कीजिए कि पाकिस्तान का एक विनिंग जो कोalition है, जो रूलिंग कोalition, उसका एक मेंबर तो कह रहा जी पाकिस्तान के छोटे छोटे प्रोविंस बना दो और हर प्रोविंस में एक नया चीफ मिनिस्टर बना दो। कारण क्या है, ये आदमी इतने एम्बिशन हो गए, इन्हें पता आज भी पाकिस्तान टूटना, कल भी पाकिस्तान टूटना। अगर ये छोटे छोटे देशों में एक एक चीफ मिनिस्टर बनेगा,
यहाँ कुछ मिले ना मिले, क्योंकि एक साइड मुल्ला मुनीर ने कब्जा कर रखा और एक तरफ मुल्ला मुनीर के मैड मुल्ला मुनीर, हाँ इसके दो ऑफिस बॉय, एक का नाम है शाहबाज, एक का नाम है नवाज। कह रहे इनको तो कुछ वैसे नहीं मिल रहा, तो भाई ऐसा करते हैं कि अगर हमें कुछ मिल सकता, कुछ लूट कसूर से हो सकता तो ले लेंगे। जब कल पाकिस्तान टूटेगा तो भैया सीधो छोड़ो, तेल लेने गया प्रधानमंत्री, तेल लेने गया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, सीधा बनेंगे हम प्रधानमंत्री ऑफ अ कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान आज भी टूटना कल भी टूटना, तो हम सीधा सीधा कंट्रियों के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो उस चक्कर में है। ये सारी चीजें पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा करें, और इस डर से अगर मुल्ला मुनीर को, मैड मुल्ला मुनीर को, पागल मुल्ला मुनीर को हार्ट अटैक आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। अबे चाइना को 29 बिलियन डॉलर देना कहां से देगा, ये तो पाकिस्तान को 7 बार बेच के भी वो पैसा नहीं आएगा। तो वैसे जिंजियान इंटरनेशनल की ब्रांच खुल सकती है वहां पे, वो बात अलग है। तो ये पाकिस्तान की आप देखिए परिस्थिति, ये बहुत भयंकर है। अब ये चाइना का पैसा कैसे देगा, इसका मेरे पास मॉडल है। भाई चाइना का अगर पैसा देना तो देखिए, एक जिंजियान इंटरनेशनल करके कंपनी है, कंपनी नहीं है मतलब आप ये व्यंग कस रहा हूं मैं, ये जो चीनी है ये जिंजियान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं और ऑर्गन बेचारे उग्रों के ऑर्गन निकाल निकाल के बेचते हैं। ये पता है, इसमें कई सारे लोग कई सारे चैनल्स पे इंटरव्यू भी दे चुके, जिंजियान के लोग हैं जी, हमारे साथ ही हो रहा है। अब वो जो चाइना है, जब ये पाकिस्तानी पैसा नहीं देंगे, अब यार एक गुर्दा एक फेफड़ा बेच के तो पैसे आएंगे नहीं, अब बहुत कई सारे चाहिए होंगे, तो उसके लिए जिंजियान इंटरनेशनल का दफ्तर पाकिस्तान में खुलेगा। और अगर परिस्थिति ऐसी रही तो हो सकता है बांग्लादेश में भी खोलना पड़े, उन्हें भी $6 बिलियन देने इनके। अब जानते हो जहां चाइना कैसे पैसे वसूल करता है। एनीवे वो मुद्दा हमारा नहीं है, जब वो होगा उस पर बात करेंगे। बड़ा दुखद विषय है वैसे, मतलब पाकिस्तान में तो बेचने को भी कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान को किस किस को कितनी बार गिरवी रखा ये नहीं पता। अब जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये तो सिंधु देश वाला हो गया, और हमारी शुभकामनाएं सिंधु देश के साथ, और हमारी शुभकामनाएं कि पाकिस्तान को कम से कम 10-12 टुकड़ों में तोड़ दो, जितने ज्यादा टुकड़ों में टूटेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना हमें तकलीफ नहीं देगा। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान में 20 देश बने। सोचो मतलब आपके मोहल्ले जितना एक एक देश बनेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, टिन्नी टिन्नी देश, टिन्नी मिनी देश। और फिर छोड़ो, चलो मैं टेंजेंट में चला जाऊं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो अब दूसरा है इमरान खान का एंड गेम। इमरान खान का एंड गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, याद करिए मैंने आपको बोला था कि ये मुल्ला मुनीर हर पाकिस्तान के पार्लियामेंट पॉलिटिशियन के पीछे जाएगा, ये किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। इसके निशाने पे है कि मैं हर पॉलिटिशियन को निपटा के पाकिस्तान का बेताज बादशाह बनूं। अगर पॉलिटिशियन ही नहीं रहेंगे तो कल को आने वाले टाइम में खतरा ही नहीं रहेगा। पॉलिटिकल फैमिलीज दो हैं, नवाज की है और एक जरदारी की है। नवाज की मरियम हो गई, वहां बिल्लो रानी हो गई। अब बिल्लो रानी तो खैर मोस्टली तो वो बेचारा वहीं रहता, लंदन वंडन में रहता, ये मरियम यहाँ रहती है। मरियम की सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं? प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। मरियम कहाँ की चीफ मिनिस्टर है? पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। अब जो मरियम का जितना सारा खेल और जितना आप सारा हिसाब किताब देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि मरियम का जो अभी हिसाब किताब है वो ये है कि जो शाहबाज भागा था, नवाज भाग नहीं सकता क्योंकि मरियम है। और मैंने आपको कहा था अगर उसे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर लगा है तो उसे वो पाकिस्तान के तहरीक लबीक से खतरा नहीं, उसको मुल्ला मुनीर से खतरा है। और मुल्ला मुनीर से बचने के लिए उसको पाकिस्तान की सेना पे भरोसा नहीं, उसने MI6 से कह के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बुलाया। यहाँ ये भी खबर साफ है कि जो नेगोशिएशन चल रही थी इमरान खान को छुड़ाने की, वो नेगोशिएशन हो गई है खत्म, उसमें कुछ नहीं हो रहा। दैट नेगोशिएशन इज ओवर। MI6 ने हाथ धो लिया, बोला भैया हमसे कुछ नहीं हो। अब यानी कि इमरान खान का एंड गेम बेचारे का नजदीक आ गया। वैसे मुझे बड़ा दुख होगा, रॉ का सबसे अच्छा एजेंट था ये, और रॉ के सबसे अच्छे एजेंट के साथ ये होगा, मोस्टली ब्यूटिफुली कल्टिवेटेड एसेट ऑफ रॉ, उसके साथ ये होगा तो हमें बड़ा दुख तो होगा ही। अब मुल्ला मुनीर एक ऐसी चाल चलना चाहता था जिससे न सांप मरे न लाठी टूटे। अब CDF तो बनी गई, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। इसने क्या किया, आज इन्होंने एक नवाज शरीफ की पार्टी के बंदे से एक मोशन चलवाया। मोशन में यह बोला कि भाई ये जो इमरान खान है और जो PTI है, ये एंटी आर्मी है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो इंडिया है, ये इंडिया के एजेंट है। क्योंकि इनका नैरेटिव एंटी पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की आर्मी को
डिमोरलाइज करते, बदनाम करते, या आर्मी चीफ को, इनको मुल्ला मुनीर को डिमोरलाइज करते। तो इसीलिए इनको हमें टाइट करना चाहिए, इन पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इमरान खान और उसकी पार्टी पीटीआई संलग्न है, और इसीलिए आप पीटीआई को बैन कीजिए। तो उसने ये मोशन चलाया, और आपको जान के बड़ा दुख या खुशी, आई डोंट नो व्हाट होगा, क्योंकि पीटीआई पंजाब में बैन हो गई। यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में मरियम नवाज ने बैन करा दी। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ डील विद मुल्ला मुनीर। देखिए क्यों कराएगी, जरा आप सोच के बता सकते क्यों कराएगी? व्हाई वुड शी डू इट? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक, देयर सम थिंग्स आई हैव टू फिक्स, गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, आई हैड टू फिक्स समथिंग अर्जेंट। तो उसने बोला कि भाई अब ये जो पार्टी है ये क्यों बैन कराएगी? आपने सोचा कभी? व्हाई वुड शी डू इट? शी वुड डू इट ओनली वन, क्योंकि उसकी इसके साथ अरेंजमेंट। और क्या बोला? पाकिस्तान का एंटी है, आर्मी को बदनाम करता, पाकिस्तान के फोर्सेस को डिमोरलाइज करता, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी करता और प्रो इंडिया एक्टिविटी करता। यानी कि मोटा मोटा इमरान खान पे ट्रीजन का केस फिट कर दिया गया है। और बिकॉज ये ट्रीजन करता, बिकॉज ये गद्दार है, बिकॉज इसकी पार्टी गद्दार है और उसका फाउंडर ऑलरेडी जेल में है, तो इस पार्टी को पंजाब में बैन कर दिया। यानी कि पंजाब में पीटीआई इज लिटरली बैंड। और अभी मुल्ला मुनीर मोहर लगा देगा, बाकी ऑफिस बॉय शाहबाज और जरदारी इस पे इसके कागज कराएगा। और किससे कराया? इसको कराया नवाज की बेटी से, क्योंकि नवाज की बेटी को अगर बचना है तो उसको कोई ना कोई मुल्ला मुनीर को कुछ ना कुछ तो देना होगा। अरे मतलब पॉलिटिकली वैसे नहीं, पॉलिटिकली मतलब आपका मतलब हर चीज वही नहीं जाती। अगर आप पॉलिटिकली कुछ ना कुछ उसको डील तो देनी पड़ेगी ना। तो उसने अब मुल्ला मुनीर के कहने पे इमरान खान की पार्टी को बैन कराया। अब यानी कि अगर ये नवाज की बेटी बैन कराती है और प्राइम मिनिस्टर की भतीजी बैन कराती है, तो एक सॉलिड केस बन गया कि अब ये काम मिलिट्री वाले ने नहीं किया, ये काम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया, पर मिलिट्री वाले ने करा। तो एक सॉलिड केस बन गया, देखो वैसा वैसा है, ये आदमी गद्दार है, इस आदमी ने पाकिस्तान की ऐसी वैसी कराई और इसीलिए हमने इसकी पार्टी को बैन कर दिया। तो अगर इसके आधार पे कल को इमरान खान पे मुकदमा चले, ट्रीजन का मुकदमा चले, भारत से कॉपरेशन का मुकदमा चले, देशद्रोह का मुकदमा चले, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने का, लीगली मुल्ला मुनीर इसको फांसी पे लटका सकता है। एग्जैक्टली भुट्टो मॉडल, भुट्टो के साथ भी यही हुआ। ज़ियाउल हक को भुट्टो ने बनाया और ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया। इसने, इमरान ने मुल्ला मुनीर को नहीं बनाया बल्कि उसके पोस्ट से हटाया था। तो जो मुल्ला मुनीर के पास अभी इम्यूनिटी है, जो एयर चीफ के पास है, नेवल चीफ के, इन सब के पास तो इम्यूनिटी फॉर लाइफ, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके आधार पे दे कैन रन अ केस, दे कैन रन अ मिलिट्री कंगारू ट्राइब्यूनल। वो ट्राइब्यूनल इमरान खान को फांसी की सजा देगा। ये फांसी एक दिन चुपचाप एग्जीक्यूट की जाएगी, तो ना गोली मारने की जरूरत है, ना जहर देने की जरूरत है, सीधा सीधा बादशाहना भुट्टो के मॉडल में फांसी पे चढ़ा देंगे। एक दिन बोले तेरे को फांसी पे चढ़ा दिया भाई, हो तो गया खत्म, तू तो गद्दार है भाई। इस तरह गद्दारी और हिंदुस्तान के साथ जो तूने कॉपरेशन किया है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को खत्म किया, ये तेरा ऑफिशियल एंड गेम है। क्योंकि इमरान का ऑफिशियल एंड गेम बाकायदा पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के फांसी के फंदे पे चढ़ा के उसका एंड गेम कर दिया जाएगा। आप ये देखिएगा, धीरे धीरे आपको चीजें वहां हो जाती हुई नजर आएगी। मेरा प्रेडिक्शन है, यू विल सी थिंग्स ऑफ वे। यहां मुझसे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या मैंने आपको जब शुरू ये टॉपिक हुआ था तो लोग कम थे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, क्या आपको याद है मैंने आपको कहा था सिंधु देश इज अबाउट टू इरप्ट और नॉट? कह रहे हैव अ फ्यू आंसर्स प्लीज। मैंने आपको पूछा, मैंने आपको कहा था ना 15-20 दिन महीना सिंधु देश इज अबाउट टू इरप्ट, कहा था मैंने या नहीं कहा था? जरा आप जरा उसका, डज एनीबॉडी रिमेंबर और नॉट? लेट्स हैव अ फ्यू आंसर्स प्लीज। जरा आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए, हम तो एक्टिव रहती है। देखिए मैंने आपको कहा था सिंधु देश में बड़ा भूचाल आने वाला है, बड़ा एक मूवमेंट आपको सिंधु देश में दिखेगा। और सिंधु देश जो सेना है अभी उसका कारनामा आना बाकी है। सिंधु देश की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है अभी उसका आना बाकी है। देखिए सर,
ये है सुमित शो की खासियत। मैं आपको कह रहा हूं कि जो कुछ है आगे है, सामने है। यस, मैंने पी गुरु मैंने कहा भाई सिंधु देश में आएगा, मामला वहां खराब होगा और आप देखेंगे और मजा आने वाला है। और ये देखिएगा कि अभी 15 दिन में, महीने भर में आपको एक और चीज पता लगेगी कि इमरान खान पे धीरे धीरे ट्रीजन के चार्जेस दे विल ट्राई टू स्टिक अराउंड। जी ये गद्दार है, हिंदुस्तान का एजेंट है, और कोई बड़ी बात नहीं जो हमने एक अभी बोल दिया भाई राव का सबसे बड़ा एजेंट है, इसी क्लिप को चलाए। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जी खुद राव का सबसे बड़ा एजेंट है, और पाकिस्तान के कंगारू कोर्ट्स में ये भी एक एडमिसिबल एविडेंस है कि हमारे भारत विचार में सुमित पीर ने ये कहा, ये एविडेंस है, तो अब ये गद्दार है, इसको फांसी चढ़ा। तो इमरान का समझ के चलिए कि इमरान का बेचारे का जो गेम है वो लगभग तय है। इमरान खान is kind of heading towards that path where he will be eliminated and legally। ये आपका दूसरा मसला है। अब चलते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो पाकिस्तान साइड का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तीनों टॉपिक जो मेरे पास है दैट फैंटास्टिकली इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि भाई जरा आज हमारा लाइक काउंट बहुत कम जा रहा है, जरा लाइक तो कर दीजिए भाइयों बहनों। लाइक्स के बिना बात नहीं बनती यूट्यूब पे। आपको लाइक करने के लिए थोड़ा मुझे आज कहना पड़ रहा है, वैसे तो आप खुद ही कर देते। अब चलते हैं हमारा ट्रंप वर्सेस ट्रंप टर्न्स ऑन ज़ेलेंस्की। ये बहुत रोमांचक है, इट इज अ थ्रिलर। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने मेरा प्रपोजल नहीं पढ़ा, आई एम डिसअपॉइंटेड। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के होते हुए चुनाव नहीं हो सकते। आज ट्रंप थोड़ा आगे निकल गए। ट्रंप ने कहा कि भाई जो ज़ेलेंस्की है इसकी सरकार इलेजिटिमेट है, ज़ेलेंस्की गद्दी पे बैठा है, ज़ेलेंस्की युद्ध इसलिए करवा रहा है कि ज़ेलेंस्की इलेक्शन नहीं चाहता, ज़ेलेंस्की इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। ये युद्ध एक इलेक्शन को टालने का मायाजाल है, ये युद्ध होगा, जीत ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि यूरोप इज डिकेइंग, यूरोप के बारे में कहा यूरोप इज डिकेइंग, यानी कि यूरोप सड़ रहा है। अब सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी तक तो हमने सुना था, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका, बट अब यूरोप इज डिकेइंग, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यहां हुआ क्या? यहां हुआ क्या? यहां ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा तीर चला लिया सुबह सुबह, बिल्कुल भाई साहब परखचिया उड़ गई ट्रंप के अहंकार की। ज़ेलेंस्की ने बोला ऐसा ट्रंप साहब, मैंने प्रपोजल पढ़ लिया, मैंने प्रपोजल देख लिया, हम 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, यानी कि यूक्रेन 1 इंच जमीन भी नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रावधान नहीं है जमीन देने का। और हमारा मॉरल भी कहता है, हमारा मॉरल कैंपस भी कहता है कि जमीन नहीं देनी है। ये ज़ेलेंस्की ने कह दिया। तो मतलब जो भी तुम रशिया से प्रपोजल अप्रूव करा के लाओ उसमें तो भाई सीधी सी बात है जमीन देनी पड़ेगी। कह रहा मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता और मेरा मॉरल कंपस भी नहीं देता। अगर जमीन ही देनी है तो हम लड़के से ले रहे हैं। तो ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ लग गया, कहता भाई तेरा तो हमने पोपट बना दिया। अब ट्रंप दिमाग खराब, ट्रंप कह रहा कि भाई ये, ट्रंप ने बोला कि ज़ेलेंस्की की फर्जी है, इसकी सरकार फर्जी है, ये इसलिए वहां बैठा क्योंकि इलेक्शन नहीं करवा सकता। मैं तो ये कहता हूं कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी बची नहीं। ट्रंप ने कहा मैं कहता हूं कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी बची नहीं, ये आदमी युद्ध रोकना ही नहीं चाहता। और ज़ेलेंस्की क्या कहता है? ज़ेलेंस्की का जवाब कहता हम तो चाहते हैं कि आप हमारा प्रपोजल अब स्टडी करो, तुम्हारा प्रपोजल गया तेल लेने, हम जमीनें, अब हमारा प्रपोजल स्टडी करो। अब आज है बुधवार, ये मंडे को यूरोप के लीडरों से चुपचाप मिलाया, मंगलवार को ये जॉर्जिया मेलोनी बहन जी से मिलाया। अब वहां जो प्रपोजल बना उसका ये था कि भाई ऐसा है, यूक्रेन जमीन नहीं देगा, यूएस की गारंटी के लिए हमें ये चीजें चाहिए, अगर ये गारंटी यूएस देने को तैयार है तो फिर हम युद्ध विराम का सोच सकते हैं। ये प्रपोजल लेके ला ट्रंप, तुम चले जाओ पुतिन के पास और पुतिन को बोलो इस पर मोहर लगाए। ये यूरोप का कंडीशन है। तो ये बिल्कुल यूरोप के साथ खड़ा है। और फिर सवाल आया कि इलेक्शन का। ज़ेलेंस्की साहब फरमा रहे अगर यूरोप और अमेरिका मुझे गारंटी दे, मैं 3 महीने में इलेक्शन कराने को तैयार हूं। मतलब 3 महीने तो मुझे सीज फायर करा दो। किसका बाप सीज फायर करा देगा? किसकी पुतिन सुन रहा है जो सुन के 3 महीने सीज फायर? मैं आपको इलेक्शन करके दिखा दूंगा, मैं अलाम मुझे 3 महीने चाहिए, आप मुझे सीज फायर। अब जब ये ट्रंप ने सुना तो ट्रंप का दिमाग खराब, ट्रंप तो बेकाबू हो गया। ट्रंप ने जो यूरोप इज डिकेइंग, कहता है यूरोप डिकेइंग है, यूरोप वीक है, यूरोप एक डूबता हुआ सूरज है। बिल्कुल गलत नहीं है,
और कह रहा है यूरोप के जो लीडर हैं, जो मैं हमेशा कहता था, दे आर ट्राइंग टू बी politically करेक्ट, दे आर नाइव, दे आर स्टूपिड, डेमोग्राफिक इन्वेजन और इमिग्रेशन उन्हें बर्बाद कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूरोप का हालत ये है, वो एक म्यूजियम बन के रह गया दुनिया का। यूरोप में और कुछ बचा नहीं है, और वहां पे पॉलिटिकल करेक्टनेस इज कॉस्टिंग यूरोप टू मच। यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोप टुडे? बता सकता कोई? कैन आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोप टुडे? यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? आहा, क्या पकड़े हो! जबरदस्त, 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 वाह वाह, गजब। इमिग्रेंट्स, वाह। यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप में अभी मुस्लिम पॉपुलेशन 8% के आसपास ओवरऑल पहुंच रही है। कंट्रीज लाइक स्वीडन, यूके, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, इनकी वाट काफी हद तक लग चुकी है, मोस्टली ड्यू टू मुस्लिम्स और कई जगह इमिग्रेंट्स के द्वारा। ट्रम्प कह रहा है यूरोप वीक है, यूरोप डिकेइंग है, यूरोप इज अ बेसिकली लॉस्ट फोर्स है। ये एक जमाने में हुआ करता था, जब नेपोलियन हुआ करता था। आज के दिन में बेटा तुम्हारी औकात कुछ नहीं बने। यूरोप का मेरा व्यू, जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, मेरा व्यू है ये बानुमती का पिटारा है। ये कहता तो अपने आप को यूरोपियन यूनियन, बट हर छोटी छोटी कंट्री जिसका अलग 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 इंटरेस्ट है, और हर कोई दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला जाता है। तो यूरोप में जब पहली बार गया था, आई मीन आई स्वेयर टू माई गॉड, आई स्वेयर माई ऑनर, आई थिंक इट वाज 20 years बैक, मैं काम से गया था। आई थिंक इट वाज आई थिंक 2004 की बात है, 20 साल 21 साल हो गए। आई वेंट फॉर सम वर्क टू फ्रांस एंड आई एंडेड अप इन द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस, दैट वाज द एडीएस 24-25 में, 4-5 में, बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ एडीएस। और जब मैंने देखा, आई वाज इम्प्रेस्ड विद एडीएस, आर्यन स्पेस एंड ऑल। बट जब मैंने पूरा फ्रांस घूमा, मैं स्पेन गया, तो इधर काफी जगह था, वी वर मोस्टली ड्राइविंग, मैं, मेरे साथ एक और बंदा था। तो आई टोल्ड माई वाइफ व्हेन आई केम बैक, मैंने कहा यहाँ है क्या? I could not find anything big. Yeah, they have some industries which they are doing okay. Minus that कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं अमेरिका जब बहुत साल पहले गया, तो अमेरिका में मुझे वो चीज दिखी, वो इंडस्ट्री दिखी, वो चिमनीज दिखी, वो स्पार्क दिखा, वो मुझे अमेरिका जब ड्राइव करते तो तुम्हें वो अमेरिका का हिसाब किताब दिखता। पर यूरोप में एक्सेप्ट अ फ्यू इंडस्ट्रीज आई डिडंट फाइंड एनीथिंग ग्रेट। मैंने कहा यार, अगर भारत तरक्की करेगा, भारत तो इनकी फट्टे खोल देगा 20 साल में। भारत विल बी मच एड, जस्ट वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। 11 साल में भारत ने काया पलट कर दी। अब यूरोप में कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बची है, कहानी वो है। और यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है इस्लामाइजेशन। यूरोप में अभी जो बर्थ रेट है यूरोप का 1.5 है साहब। कितना है? 1.5। और जो मुसलमानों का बर्थ रेट है वो है 2.6। तो अगर मैं क्रिश्चियनों का बर्थ रेट देखूं, ओवरऑल 1.5 है, जिसमें मुसलमानों का 2.6 है, तो ओवरऑल क्रिश्चियनों का बर्थ रेट आई थिंक इट इज नॉट इवन 1। सो तभी तो अगर 2.6 मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस ओवरऑल इज 1.5, तो ओवरऑल एक भी नहीं बचा। तो क्रिश्चियंस आर डिप्लीटिंग एट अ मच फास्टर लेवल देन इवन आई कुड थिंक ऑफ। मीडियन एज करीब 40-45 के आसपास जा रही है, 45-45, जिसे मिडिल एज मैन कहते हैं, राइट? तो दैट इज द यूथ ऑफ यूरोप। यूरोप में इनोवेशन होना खत्म हो गया। यूरोप में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वो वाइबल रही नहीं। जर्मनी में थोड़ी बहुत है, जब तक है तब तक है। ओवरऑल यूरोप में कुछ पेरिफेरल इंडस्ट्रीज बची जिसके दम पे अब भी यूरोप चल रहा, बट ओवरऑल यूरोप इज सिंकिंग। और ये अगर ऐसे मामला चलता रहा तो 2050 में मुसलमानों की आबादी 25 से 30% तक यूरोप में हो सकती है। और जिस दिन 25 से 30% यूरोप में होगी, तो उस दिन यूरोप में 4-5-6 इस्लामिक देशों का पैदा होंगे। और ये इस्लामिक देश कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्टर्न शक्तियों के साथ अपना संबंध में बिठाएंगे। तो यूरोप को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने सेका करा, तुम तो लाइबिलिटी हो। और ये यूरोप के लोग ज़ेलेंस्की के कंधे पे हाथ रख के कह रहे, करो चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ले बेटा अमेरिका से पंगे। और सबसे हैरानी की बात है, जनरल रूट, नेटो का चीफ भी है, डोनाल्ड ट्रंप से पंगे लेने के मूड में दिख रहा मुझे।
अब सवाल तो ठीक है, जो कल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने बड़ी अच्छी बात की थी, बोले ठीक है पुतिन से लड़ना बेटा, तो ऐसा करो पैसे निकालो, हथियार लाओ और लड़ो पुतिन से, हमने रोका थोड़ी, हम नहीं लड़ेंगे, अमेरिका की लड़ाई नहीं है भैया, अमेरिका इस लड़ने में पड़ने वाले हैं, तुम्हें जाके भिड़ना पुतिन से, जाके मारो, भिड़ो, नो प्रॉब्लम, बी माय गेस्ट। ये सवाल आया तो पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक टेस्ट डोज दिया था, कहता है ऐसा मैं हमारा अमेरिकन सपोर्ट जो यूक्रेनी वॉर को है मैं वो कम कर। अब देखिए यहाँ डेंजरस गेम शुरू हो गया। अब आप सुनिए, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द डेंजरस गेम। कहता मैं थोड़ा अपना जो हिस्सा पानी है कम कर रहा हूं, तुम्हें बेटा पैसे डालो। तो बात हुई थी यूरोप देगा $23 बिलियन मात्र, कह रहा $23 बिलियन, जैसे ट्रंप ने कहा था अगर यूक्रेन को बचाना 190 बिलियन के हथियार मुझसे खरीदो। पैसे किसी ने डाले, जनरल रूट खुश हो रहा था, पैसे आ गए, पैसे आ गए। कितने आ गए मालिक? 2 बिलियन आ गए। मैंने कहा 2 बिलियन में तो यार F-16 के 4 टायरों के स्पेयर आ जाएंगे, आगे क्या करेगा? अब वो यूरोप वाले आज मिले, कहते जी पैसे मतलब अब 23 बिलियन थे, अब 6 महीने का टाइम में करीब 6 या 8 बिलियन आए। 23 बिलियन का टारगेट था, छोटा टारगेट था। अगर जेलेंस्की को खड़ा रहना है बिना अमेरिकन सपोर्ट के, तो उसे करीब करीब $100 बिलियन चाहिए होगा, उससे भी ज्यादा चाहिए होगा। अब सवाल ये है कि जिस यूरोप में, जो मैं आपको हमेशा कहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -0.5 to 1.5 है, वो पैसे लाएगा कहां से? पैसे तो किसी के पास है नहीं लगाने को। मतलब 100-200 बिलियन फॉर देम इज बिग। एंड ये कहानी चलती रहेगी, एक बार की बात ही, वन टाइम दे दिया जी, ये हर साल आपको इतना पैसा निकाल के देना है। वही वाली बात है, घर में नहीं खानदान है तो अम्मा चली बुलाने, तो पैसा आएगा कहां से? ये यूरोप की समस्या और बढ़ गई। तो यूरोपियन यूनियन में मीटिंग हुई तो एक अधिवेशन आया। अधिवेशन में बोलते ऐसा करो भाई, ब्रसल्स में हूं, ये मेरे यूरोपियन यूनियन के पट्टे बैठे सारे, कहते ब्रसल्स जी आप ऐसा करो भाई साहब, जो आपने रशिया के $240 बिलियन फ्रीज कर रखे हैं रशियन एसेट्स, ऐसा करो उसमें से 90 या $100 बिलियन का लोन यूक्रेन को दो। जब यूक्रेन युद्ध जीतेगा और रशिया फिर युद्ध का खामियाजा भुगतेगा, तो वो लोन ये हमें वापस करेगा। वाह, जबरदस्त, इसे कहते हैं ब्रिलियंट प्लान। अच्छा, तो बेल्जियम ने सुना, ब्रसल्स ने सुना, बोला इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। बोला ऐसा करो भैया कि जो इसके रिपरकशन होंगे वो कौन देखेगा? अब बेचारे बेल्जियम वाले इसलिए परेशान है क्योंकि एक बार ज़ेलेंस्की ने कहा था ओशने को यहाँ आने में 3.5 मिनट लगेंगे, और तुम्हारे पास कोई शील्ड नहीं उसको रोकने का। कह रहा 3.5 मिनट में यहाँ आ जाएगी मौत। कह रहा जो इसके रिपरकशन होंगे उसका क्या होगा? अब बात हुई, कहता रिपरकशन का क्या होगा? तो नीदरलैंड कहता कोई बात नहीं, हम $250 मिलियन कमिट करते हैं। कहता बेटा यहाँ तो बिलियंस में बात हो रही है। कह रहा रिपरकशन होंगे तो क्या होगा? कहता नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम कुछ ना कुछ पैसा लगाएंगे। कहता कितना पैसा लगाओगे? कहता $250 मिलियन। ब्रसल्स कहता बेटा तुम्हें किसने फाइनेंशियल की बात की? कहता रिपरकशन तो 2 तरह के। पहला है कि अगर रशिया ने शराफत वाला रास्ता लिया, जबकि पुतिन ने कहा कि अगर मेरे पैसे को छुआ तो मैं सबको ठोक दूं। तो कह रहा भाई, अगर रशिया ने शराफत वाला रास्ता लिया, तो अगर मैं रशिया के $90 बिलियन उठा के चरसुल्ले को, घरदुल्ले को देता हूं, तो तुम मेरे को वो $90 बिलियन की गारंटी दो, चलो मेरे हिस्से का आया 5, तो भैया बाकी 85 की गारंटी तुम मेरे यहाँ जमा करो, मैं उठा के दे देता हूं। क्योंकि अगर मुझे रशिया ने वाट लगाई, मेरे गनपट्टी पे ओशनिक लगाया, मैं तो जाके पैसे दे दूंगा। और अगर रशिया ने कहा पैसे चाहिए अब तो तुम्हारी बजाऊंगा मैं, अगर पुतिन ने सोचा डायरेक्ट ठोको, तो भैया तब तुम क्या करोगे? यह सिट्टी पिट्टी गुम है। कहानी ये है, यूरोप के पास पैसे नहीं है, और क्रोएशिया वाला बंदा कह रहा जो ईयू में एक पोजीशन पे बैठा है, क्या तो ऑलमोस्ट हमारी बात हो गई कि पुतिन का पैसा उठा के यूक्रेन को देंगे। अब सोचिए, पुतिन के एसेट मैंने फ्रीज कर रखे, मैं मेरा पैसा उठा के मेरे दुश्मन को दूंगा, और कह रहा हूं भाई ऐसा कर, तू इसको मार, इनको ठोक, और जब ये हारेगा और फिर ये तेरे को जुर्माना भरेगा, और जुर्माने से तू वो लोन मेरा वापस कर दो, और मैं तेरे दुश्मन के पैसे वापस करूंगी। ये आपको चंदा मामा की कहानी लग रही, बट ये सच है। आज ये ब्रसल्स में कहानी चल रही थी। जनरल रूट से पूछ रहा था, पुतिन थिंक्स ही कैन आउटलास्ट अस, बट विल आउटलास्ट हिम। हवा चीका घंटा। भैया बिना पैसे के कोई युद्ध, कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं कहां तुम्हारे पास? मैं तो तुम्हें कंगलो पहले से कह रहा हूं, तुम्हारी औकात ही नहीं है $100 बिलियन निकालने की। तुम्हारी तो मैं कह रहा हूं $20 बिलियन देने की औकात नहीं है।
5 महीने में 8 महीने में तुमने 8 बिलियन दिया और तुम्हारी हालत खराब हो गई, तो मतलब कहते हैं ना पैंट उतार के खड़े हो गए, जी अब पैसे नहीं हमारे पास, बोलो क्या करना है। और ये तो युद्ध तो चलता रहेगा, और पुतिन के पास तो इतने हथियार 5-7 साल तक युद्ध खींच सकता। तो तुम अब क्या करोगे? तो यूरोप में ये मामला चल रहा, पर ये एक डेंजरस टर्न है। अगर इन्होंने ये किया, पहले पुतिन ठोके ना ठोके, अगर ये कर दिया, तो व्हाट पुतिन विल डू, ही विल सिलेक्टिवली पिक एंड चूज फ्यू कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, उनकी बजा देगा, तबीयत से उनकी बजा देगा, और वो कंट्रियों की भाई साहब लगेगी वाट। दे आर हेडिंग फॉर बिग टाइम शिट। ये मैं आपको बताऊं, ये कंट्रियों की वाट लगने वाली है अगर इन्होंने किया। वैसे ब्रसल्स का जहां तक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देखा, ब्रसल्स कह रहा भाई साहब मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तुम जाओ भाड़ में। अगर फिर ना होगा ढाई मन तेल, ना राधा नाचेगी, तो ज़ेलेंस्की नाचेगा किस पे? तो ये बहुत बड़ा टर्मोइल हो गया। और आप याद कीजिए, कल ट्रम्प का बेटा भी कह रहा है यूएस चेक नहीं लिखेगा, यूएस पैसे नहीं देगा, यूएस फालतू के पंगों में नहीं पड़ेगा। तुम्हें लड़ना पुतिन से, पैसे इकट्ठे करो, हथियार लो, लड़ो, बी माई गेस्ट, हमें कोई समस्या नहीं। और उसने कहा कि भाई यूरोप के होते हुए ये युद्ध विराम नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे कैसे जियो पॉलिटिक्स के तार विद टाइम और विद ग्रेविटी बदल रहे। ये है ट्रम्प टर्न्स ऑन ज़ेलेंस्की, ठीक है जी। अब जरा बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के और हमारे फेवरेट इजराइल की, क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं। इजराइल का अपडेट ये है कि हमास अब कहता जी ये सीज फायर तो हो ही नहीं सकता, हम नेक्स्ट फेज में जा ही नहीं सकते। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत एक बहुत टैक्टिकल और एक बहुत स्ट्रैटेजिक मूव लिया, कहता हम नेक्स्ट फेज में जाना चाहते हैं, सीज फायर नेक्स्ट फेज में करो, नेक्स्ट फेज शुरू करो। अब हमास की लग गई, क्योंकि इसमें तो डिसआर्म करना ही पड़ेगा। तो हमास कह रहा नेक्स्ट फेज तो हो ही नहीं सकता। कह रहा क्यों नहीं हो सकता? कहता भाई इजराइल ने इतने सीज फायर वायलेशन की, तो नेक्स्ट फेज कहां से होगा? इजराइल को बोलो यहां से निकले, तो नेक्स्ट फेज कहां से होगा? क्यों? क्योंकि जो कल इजराइल ने अनाउंसमेंट किया, येलो लाइन, यानी कि येलो लाइन मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, 70% गाजा मेरे कब्जे में, तुम ऐसी तैसी करो। नाउ आफ्टर दिस हमास डजंट नो व्हाट टू डू। हमास को पूछा भैया अब ये जो तुम्हारे हथियार है उनका क्या करिएगा? एक बंदा है हुसैम बारदान, ये हमास का एक लीडर है, जो बोला भाई साहब ये तुम बातें करो, तुम्हारे डिसार्म का क्या होगा? कहता हम डिसार्म नहीं होंगे, हम अपने हथियार फ्रीज कर देंगे कुछ सालों के लिए। मतलब हथियार ना होगे, दूध का पैकेट होके फ्रीजर में डाल दूंगा, 3 दिन बाद जब निकालना होगा तब उसको गर्म पानी में तब इसको डिफ्रॉस्ट करके यूज कर। कह रहा हम अपने हथियार फ्रीज करेंगे, इजराइल को बोलो यहां से निकले, ये येलो लाइन से जाके अपने बॉर्डर पे बैठे, और हमारी एक ही शर्त है, और ये पैलेस्तीनी स्टेट की गारंटी दो, और इजराइलियों को बोला ऐसी तैसी करा, और एक शर्त है हमारी, कह रहा ये रफा टनल्स खोल। और रफा टनल्स तो खुलेंगी नहीं। कह रहा अच्छा रफा की क्रॉसिंग खोल दो, रफा की क्रॉसिंग खोल दो। अब देखो, आपने कहावत सुनी होगी कि भूत की जो जान थी, जादूगर की जान उस तोते में थी, ऐसा रफा टनल्स में क्या है? रफा टनल्स में जहां दी, इजराइल उनको ठोक रहा, खत्म करा। कह रहा रफा की क्रॉसिंग खोलो। इजराइल ने कहा भाई हमने तुम्हारी जॉर्डन की क्रॉसिंग खोल ली। क्रॉसिंग किस लिए चाहिए? तुम कहते हो ना एड आना चाहिए, एड क्या यहीं से आएगा, इजिप्ट से आएगा, वो एड ज्यादा अच्छा, जॉर्डन से ज्यादा एड आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? अगर 200 ट्रकें यहाँ से आएंगी, 100 ट्रकें से आएंगी, यहाँ से 200 आ जाएंगे जॉर्डन से, तुम्हें इजिप्ट वाली क्रॉसिंग क्यों खुलवानी है? इजिप्ट वाली क्रॉसिंग, इजिप्ट में ऐसा क्या है? मतलब इजिप्ट वाले ऐसा तुम्हें क्या भेजेंगे जो कोई और नहीं भेजेगा? कहानी सिंपल है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इजिप्ट यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि हमास। 1987 में हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड था। मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ ऑफशूट ऑफ, सॉरी, हमास इज अ ऑफशूट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड ओनली। और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेडक्वार्टर इजिप्ट में, और इजिप्ट से ये संबंध चाहते हैं, रफा टनल्स भी बचे, रफा क्रॉसिंग भी बचे। और इजराइल कहता ना मैं रफा टनल्स को बर्बाद करी, मैं रफा क्रॉसिंग नहीं खोलूं। इसीलिए इनके 12 आज भी एक ही जिद, एक ही चीज, रफा खोलो, रफा खोलो, रफा। और आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को ने फिलहाल को बुलाया था ट्रम्प, तो उसने कहा साहब मंथ एंड पे आएंगे, अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे, भी आ नहीं सकते। ये है कहानी सारी की आखिरकार, व्हाई इट इज ओनली रफा क्रॉसिंग इजिप्ट एंड रफा टनल्स। जो आपको शुरू से कह रहा है, इट वाज ऑलवेज अबाउट इजिप्ट, इट वाज ऑलवेज अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड। और 1987 में हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड है, और इसकी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आ गई है।
जो मैं हमेशा लिंक करता था इनको, मैं करता था या नहीं करता था, आई टोल्ड यू ऑलवेज इट्स अबाउट रफा टनल्स, इट्स अबाउट इजिप्ट, इट्स अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड, और इजिप्ट से पूरा अफ्रीका खुलता है। मैंने बोला था, आपको नहीं बोला था? अब आपको एक नया एस्पेक्ट सुना रहा हूं। बोला था नहीं बोला था? डू यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? मैंने आपको हमेशा ये बोला। कैन यू हैव फ्यू कमेंट्स प्लीज? I'll also have a sip of water in the meanwhile. Come on guys, can we have a few comments? Yes, thank you. सर मैंने आपको ये बोला था कि यही सारी कहानी है इनकी, एंड दे विल ऑलवेज, और जो उस दिन नाटक किया गया इन रफा टनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया गया था। तो हमास की ये नई शर्त है, कह रहे जी तो सीजफायर, और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहा, हाँ हम तो तैयार है सीजफायर के लिए, हम तो नए नए फेज के लिए तैयार है, बोलो क्या करना है, वी आर ऑलरेडी, यस वी आर ऑलरेडी, बोलो क्या करना है। Now Benjamin Netanyahu is pushing the envelope very fast, which is smart of him. He's a very smart boss. It is getting interesting. और ये उम्मत के सारे लोग कैसे मिलके खेल खेलते, कैसे अलतकिया होगा, अभी तो मैं कह इस पर नजर रखूंगा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। तो ये रहा आपका हमास वाला पार्ट, हमास बैकफायर्स। अब चाहते हैं यूएसएमबी बैन। यूनाइटेड स्टेट्स में दो स्टेट्स ने, फ्लोरिडा ने और टेक्सास ने फ्रेंडली नेबरहुड मुस्लिम ब्रदरहुड पे बैन लगा दिया। अब ये कहानी कब शुरू हुई? ये कहानी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने 5-8 दिन पहले बोला मार्को रूबियो को और पीट हेगसेथ को, जरा यार एक लिस्ट बनाई मुस्लिम ब्रदरहुड के कितने चार्टर वाटर, इन पे किस पे बैन हो सकता। इन पे बैन लगा दिया गया है, और जो बैन लगाया वो फ्लोरिडा का जो गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, उसने लगाया है, और इसने इनको डिक्लेयर किया एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जो दूसरा बैन लगाया है वो लगाया है सीएर पे, वो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, सीएर, CHAR। इस संस्था को भी एफटीओ डिक्लेयर कर दिया गया है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है अमेरिका में, और इस संस्था का भाई एक भारत के से भी बड़ा संबंध है। याद आया किससे संबंध है? एक भारत के महानुभाव वहां गए थे अमेरिका, और सारा वहां का प्रबंधन सीएर वालों ने किया था, जिनको आज फ्लोरिडा में रॉन डिसेंटिस ने एफटीओ डिक्लेयर कर दिया। ये महानुभाव का नाम आप बता सकते कौन है? ये प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन है, बता सकते हैं? ये कौन है बताइए? याद आया कुछ? याद आया? अरे वाह, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पप्पू जी वहां गए थे इनका सारा कार्यक्रम यही लोग चला रहे थे, तो हमने टीवी चैनलों पे बोला भाई ये तो जिहादी है, इनका तो मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध है। आज रॉन डिसेंटिस कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड का डायरेक्ट संबंध सीएर से है, और सीएर को फाउंडर भी मुस्लिम ब्रदरहुड है, इसलिए इनको एफटीओ घोषित कर दिया गया। यही नहीं, टेक्सास वाले ने भी, जो ग्रेग अबॉट इसका नाम है शायद, जो मुझे गवर्नर का याद पूरा नाम है, ग्रेग अबॉट इसका नाम है, इसने भी दोनों को एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो न्यूज ये है, टेक्सास में और फ्लोरिडा में दोनों रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, दे हैव डिक्लेयर्ड मुस्लिम ब्रदरहुड एंड सीएर, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था अमेरिका में है, एज आतंकवादी संस्था, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव इट और नॉट, इट इज डन। और सीधा सीधा इसका रिलेशन बताया गया है किससे? मुस्लिम ब्रदरहुड से। और जो अमेरिका में जो नाटक हो रहा था, पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन, प्रो पैलेस्टीन, एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट जो भी था, वो सीएर ने लगाया था। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, ये जो संस्था है इसने लगाया था। और श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पे थे, यही लोग इनके करता धरता थे, तभी मस्जिदों से बसें निकल रही थी राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए, तभी जब राष्ट्रगान हो रहा था लोग कुर्सियों पे बैठे रहे। कारण यही था, क्योंकि वो मुसलमान पकड़ के लाए थे, वो जरूरी नहीं वो भारतीय भी हो, कहीं का भी हो सकते हैं। तो ये इनकी कहानी है। और हमास को भी बनाया था 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने, ये रॉन डिसेंटिस कहते हैं। अब सुमित पीर कहता था तो यार आप लोग विश्वास करें ना करें, अब फ्लोरिडा का गवर्नर रॉन डिसेंटिस कहता जी हमास को भी इन्होंने बनाया था, और सीएर के पीछे भी यही थे। और आगे सुनिए, सीएर जो बना था 1994 में बना था अमेरिका में,
मैंने आपको बोला ना, जो 1990s में थी एक मुस्लिम ब्रदरहुड की स्कीम थी, जो मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड आपको समझाया था। मैं कहा ये प्लान 1991 1992 में बन गया था, मुस्लिम ब्रदरहुड ने उसको अनाउंस भी किया था। मुस्लिम ब्रदरहुड का ही ये सारा गेम था। सेयर वॉज फॉर्म्ड इन 1994 और अभी वो लगभग आधे अमेरिका में प्रेजेंट है, यानी कि अमेरिका की 24 स्टेटों में सेयर प्रेजेंट है अभी। जी हाँ, जिसको फ्लोरिडा में और टेक्सास में एफटीओ घोषित किया गया है। दे आर प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द अमेरिका। और इनका एक बंदा है निहाद, क्या है उसका नाम, है निहाद अवध। निहाद अवध वो है, निहाद अवध वो है जिसने 7 अक्टूबर को, क्या बताऊं, 7 अक्टूबर को जो इजराइल में कारनेज हुआ था, जो इजराइल में कारनेज हुआ था, उसने उसको जस्टिफाई किया था, उसने उसको वेलकम किया था। ये है अमेरिकन मुस्लिम हुड का बंदा, नाम है निहाद अवध। 7 अक्टूबर 2023 में जो ज्यूज का जेनोसाइड हुआ था, उसने इसको वेलकम किया था। ये है आपके मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी। मैंने उसी दिन आपको बोला, मैं कहा ट्रंप ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे कहीं उठने बैठने लायक भी नहीं रहूंगा। और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस कहाँ है, भूल गए आप? कहाँ है मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस? गूगल मत करना, मैंने लास्ट टाइम बताया था कहाँ है। और मैंने आपको बोला था एक बुजुर्ग आदमी 83-84 साल को उसको हेड भी करता है। आपको याद है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? डू यू रिमेंबर वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड? कहाँ है बताइए, याद आया कुछ? बताइए, एनीबॉडी रिमेंबर्स वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड? कम ऑन बॉस, आई टोल्ड यू, कम ऑन। इजिप्ट, जो, अरे नहीं सर, नहीं सर, ना 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 ना। अब देखो, गूगल मत करना प्लीज, गूगल करके मजा नहीं आता यार। आप बताओ, याद है? मैंने बोला था अभी, एक 83 साल का बंदा इसको हैंड करता है। बताइए कहाँ है? एनी मोर कमेंट्स? शुड आई वेट? या नेहा सिंह जी इज राइट, इट इज लंदन। लंदन में बाज़ाबिता ट्रस्ट बना के मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस चल रहा है सर। सऊदी वोदी में नहीं है, लंदन में कियर स्टामर की आंख के नीचे चल रहा है ऑफिस। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ। और वो ऑर्गेनाइजेशन को एफटीओ अमेरिका ने घोषित किया है। वैसे ट्रंप ने बड़ी वाट लगाई, उस क्या नाम है उसका, साजिद खान है क्या, वो जो लंदन का मेयर है, जो पाकिस्तानी, सादिक खान या कुछ। सादिक खान को ट्रंप नहीं छोड़ता। एक चीज में तो ट्रंप की तारीफ करूंगा, हमेशा उसको होता। और ये जो आज आपको जो मजाक करते हैं ना लंदनिस्तान, तो भाई साहब 2050 में अगर वाकई लंदनिस्तान बन जाए तो आप विचलित मत होइएगा। ये पूरी पूरी संभावना है कि 2050 में लंदनिस्तान एक वास्तविकता हो सकती है। इट इज अ रियलिटी विच इज पॉसिबल। और अभी तो खैर और भी कुछ लोग हैं, एक ये मसूर अब्बास है, खैर इसको छोड़ो, अभी इसका इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये कहानी है मुस्लिम ब्रदरहुड की, ये कहानी है लंदन की, ये कहानी है खुले आम मिलने वाला संरक्षण और इकोसिस्टम के चलने की। अगर अब ट्रम्प कह रहा है कि यूरोप इज अ सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, यूरोप इज डिकिंग, यूरोप इज वीक, मैं तो इनको बानुमती का कुंभा कहता हूँ। यूनिटी इनकी घंटा नहीं है, अंदर से हर एक अपना इंटरेस्ट देखता है। और ब्रसेल्स के कंधे में के रख के बंदूक, यार ब्रसेल्स में बड़ी बार गया हूँ, एंटवर्प बहुत बार गया हूँ, ब्रसेल्स के कंधों पे बंदूक रख के चला जाएगा, भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, पुतिन बहुत खतरनाक है। ये है कहानी आपके मुस्लिम ब्रदरहुड की, ये है। और मुस्लिम ब्रदरहुड मैंने पहले कवर किया था और आपको डिटेल में समझाया था मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी के। यू रिमेंबर दैट, एंड आई होप यू रिमेंबर दैट। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ है, कितने वॉलंटियर है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद दिला दूं, 7 लाख लोगों का डायरेक्ट कार्डर है। फंडिंग कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है, नोबडी नोस। और अब बोलोगे 57 मुसलमान मुल्क है तो बाकी कंट्री में कैसे पहुंच गए? ये यूरोप में फैले थ्रू सम एनजीओस, थ्रू ट्रस्ट, थ्रू एंड ऑल दैट। मैं कहा लंदन में ऑफिसर भाई साहब, केयर स्टामर की नाक के नीचे। अब बताइए क्या बोलिएगा? दिस इज मुस्लिम ब्रदरहुड फॉर यू सर, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑफ टुडे वर्क्स। ये कुछ कटु सत्य वास्तविकता है। मैं चाहता हूं तो देखो, मैं चाहता हूं 10-15 मिनट की भी वीडियो बना सकता हूं। मैं कहा एक वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे का बनाऊंगा। I want to give you completely whatever is happening. It's a complete geopolitical channel. We don't do masala topics. We don't talk about this Durandar and all. उसका उस पर बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है।
We are only talking what is geopolitically relevant and we want to focus our energies और geopolitics. आप मुझे 1 घंटा दीजिए, I'll get you through everything and anything what has happened in the world and what matters to India. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं इसी पे काम करता हूँ और इसी पे मैं काम करता रहूँ। तो भाइयों, इसी के साथ हमारा जो आज का अधिवेशन है खत्म हो रहा है, पर अभी शो खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले आप इतने लोग हैं, आप शो को अगर अभी आपने लाइक का बटन नहीं दबा, अभी लाइक का बटन दबाइए, लाइक का काउंट कम है। दूसरी बात, आप हमारा भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर और सुमित पीर अनफिल्टर्ड तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, जिस मर्जी से देखिए। मैं आपको यहाँ ये भी निवेदन करूंगा, मेंबरशिप ले, उससे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। अभी हम आपको 2 वीडियो दिखा रहे हैं, सुमित पीर कलेक्शंस और सुमित पीर एडवाइजरी। इसके बाद मित्रों हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। टीम, कैन यू प्ले द वीडियोस एंड वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स प्लीज? थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। अब चलते हैं सुमित पीर कलेक्शंस की ओर। द स्कोप इज मच बियॉन्ड द वीडियो। आपको वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे एंड वी आल्सो डू कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी ऑन दिस। और रिगार्डिंग द करंट प्रोडक्ट रेंज या कोई छोटी मोटी समस्या तो आप मेरी टीम के संपर्क में आ सकते हैं। दे विल गाइड यू थ्रू वीडियो प्लीज। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदा। धन्यवाद जी। चलिए क्वेश्चंस पे चले। I'll try full screen. If it doesn't work, we go back. बर्मिंघम नहीं, ये खोरा सर्विस। Let me try first full screen. Hopefully it works working to me. बर्मिंघम में है ये खोरा सर्वाइलेंस नहीं, सुरंकी हाल सुरंकी है। मैं ये समझा नहीं। Can you rephrase it? I could not get the question. Please rephrase it, sir, again. Next. अच्छा, nice. Time to get liberated from Pakistan. Yes, that is the time, and you have to break Pakistan into a couple of countries, not only 4. Idea has changed. अब और country में तोड़ेंगे इसको, छोटे छोटे टिन्नी मिन्नी। Maybe this Friday they say it's better for women in Sindh. हम तो कामना करते हैं, हमारी तो भाई सिंध को लिबरेट होना चाहिए। सुमित, यूएसए ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन F-16 अपग्रेड प्रोग्राम नोटिफाई कर दिया और भी $1 बिलियन USD की रेको डील। ट्रम्प कोई खेल खेल रहा है इंडिया के अगेंस्ट यूएस चाइना से। देखिए, अभी ये कितना क्रियान्वित होगा, कितना चीज होगा, ग्राउंड पे उतरेगा, दैट इज येट टू बी सीन। क्योंकि ट्रम्प की इंडिया से बहुत खुंदक है, मोदी जी से बहुत उसको तकलीफ है। ये तो बात सही है, क्योंकि ट्रम्प अब भी धर्म से काम नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल लाइकिंग और टेस्ट से काम कर रहा। बड़ा इगोइस्टिक आदमी है,
जितनी हमने उसकी वाट लगाई है वो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करो, कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता रहेगा। बट अभी इन पे विनोद भाई, इट्स टू अर्ली टू रियली गेट टू अ कंक्लूजन, आई वुड से दैट। नेक्स्ट। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। समथिंग इज गोइंग इन बांग्लादेश, डू यू नो, कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस? बांग्लादेश में काफी एक्टिविटी चल रही है अभी रेमॉन, बट what we know and what we can talk is कार्रवाई चल रही, जो कुछ होना है हो रहा है। कांट टॉक बियॉन्ड दैट। सर नेहरू लियाकत पैक्ट कहाँ फंक्शनल है? पाकिस्तान में हिंदू कहाँ बचे हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कहाँ बची है? नेहरू लियाकत पैक्ट को तो म्यूजियम में रख दो, वो म्यूजियम की चीज है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। it's a civilization liability, I would call it. I like the word civilization liability. जी. Why do you feel Ulfa Khana meltdown regarding Durandar? You can put lipstick on a pig, but it will always remain ugly. Great as always, brave Indian warrior. Thank you, sir. Thank you very much. देखिए, जहाँ पाकिस्तान की आप वाट लगाओगे, पाकिस्तान का चेहरा देखो, देखिए लेफ्टिस्ट जो सिनेमा था वो हमेशा हिंदू को, भारत को एक वीक नजर से दिखाता था। नेता चोर है, ब्राह्मण बिका हुआ है, मंदिर में रेप हो रहा है, ये सब चल रहा था। अब धीरे धीरे when you're I have problems on the movie because they try to use Mohit Sharma's name. I have a problem there. But overall, narrative wise, when we are hitting back Pakistan, जो बॉलीवुड करेगा ही नहीं कभी। बॉलीवुड को तो पाकिस्तान में पिक्चर चलानी है तो अस्सलाम वालेकुम वाले बहुत हैं, ये काहे को बनाएंगे? वो तो शाहरुख खान कहता था ना कई बार, जब पाकिस्तान जीता था मुझे लगता मेरे अब्बू के साइड जीत गए, जब हिंदुस्तान जीता मुझे लगता मेरी अम्मी के साइड जीत गए। तो ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है। बट जब तक ऐसे लोग बॉलीवुड को कंट्रोल करे हुए, तो आप ये लगता है कि ये पिक्चर बनाएंगे। ये थोड़ा एक हटके सिनेमा है जो भारत के और भारत के वर्चस्व को दर्शाता है। जहां भारत स्ट्रांग दिखेगा और पाकिस्तान वीक दिखेगा, तो ऐसे लोगों की तकलीफ तो जाहिर है, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। We like that. Next. Need more of Sudhanshu's like news Assam. Good for Bharat. Your thoughts? Sumit ji, need more and more Sindhu Desh like news Assam. Good for Bharat. Your thoughts? बिल्कुल अच्छी बात है सर, और ये खबर बड़ी अच्छी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। और प्रभु उनको शक्ति दे। और ये जो पाकिस्तान का एक लीडर कह रहा है कई सारे छोटे छोटे देश बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, भाई आखिरकार हरे को प्रधानमंत्री बनना है ना। मुल्ला मुनीर के रहते हो तो कुछ ऊपर बनेगा नहीं, उसके दो ऑफिस भाई शाहबाज और जरदारी। अब बाकी सोचे कि पाकिस्तान आज भी टूटेगा कल भी टूटेगा, हम सीधा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा अच्छा थॉट है, वी शुड कल्टिवेट दैट। नेक्स्ट। Sir, is USA trying to push India in a war, and that is why Modi government is purchasing weapons like no way? Your take on this? देखिए, पाकिस्तान में हथियार आ रहा है भाई, सीधी सी बात। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जॉर्डन से है, इजिप्ट से है, पाकिस्तान में हथियार आ रहा है। चाइना आपका एडवर्सरी है। बांग्लादेश की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, और अगर मोदी सरकार वेपन खरीद रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ वेपन की खरीद और डबल ट्रिपल कर लो, सेना को अगर डबल भी करना करिए। सुरक्षा में जितना भी देश का पैसा लगे लगाइए, सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं। याद करिए, जब जब हिंदुस्तान की सरहदें वीक हुई है, या तो वहां से सिंधु लुप्त हो खत्म, या हिंदू ने जजिया दिया। तो भाई जजिया देने के मूड में ना मैं हूं ना मेरी आगे वाले पूछते हैं। अगर ये वेपन्स खरीदे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मोदी सरकार का सल्यूट, दे डिजर्व सल्यूट फॉर दिस सर। We should be very happy about it. We have to be. Peace means only when we are prepared for war. Why not giving Advani ji भगवाई सिंध? नहीं, भगवाई सिंध भी होगा कि भगवाई पाकिस्तान भी होगा, भगवाई सिंध भी होगा, भगवाई
गजवा हिंद तो नहीं होगा, भगवा सिंध जरूर होगा। और जो वहाँ हिंदू डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको तो हमें भारत में मिलाना ही पड़ेगा ना, क्या करें, बेचारे हिंदू भाई है हमारे वहाँ, 55 लाख हिंदू रहता है वहां पे, उनका तो सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। Always admire your speaking and communication as your student, which I lack. Can you please get me how to overcome fumbling public space at your right place? देखिए वैभव यादव जी, ये पब्लिक फोरम पे तो नहीं हो सकता। If you want, you can fix up an appointment with me. Come through my team. They will guide you through everything, and we can talk. It's not a forum to talk. You know, we can't address this issue on open forum, unfortunately. जय श्री राम मुकेश पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वड़कम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे गुरमीत जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आपको भी सर जय श्री राम, प्रणाम टू एवरीवन, आपको भी जय श्री राम, प्रणाम टू एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव, आपको भी सर। तो इसी के साथ भाइयों बहनों, हमारा आज का जो इवनिंग अधिवेशन एक ही होता है हमारा, कोई 2-4 तो होते नहीं, मैं न्यूज चैनल तो है नहीं कि 5-5 बार आएंगे, तो हमारा एक ही होता है। तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वही 11 और 11:30 के बीच में आऊंगा कल भी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बहुत हो तो एक छोटा सा लाइव होगा, अन्यथा यही प्लान है हमारा। और हमारे भारत विचार को जरा मजबूत कीजिए, हमारे परिवार को मजबूत कीजिए, ताकि देश विदेश तक हम दूर दूर तक ये आवाज पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लोगों को बोलिए आए देखिए। बहुत समस्याओं से जूझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं हम, बट ठीक है, हमें पता देश और धर्म का काम है, कभी आसान होता नहीं, इसमें समस्याएं प्रॉब्लम आती रहती है, और कोई बात नहीं, तब भी महाकाल की ऐसी मनोकामना और आप लोग का बहुत प्यार और साधुवाद। फिलहाल आपसे आज्ञा लूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।